तो ठीक है, वैसे बहुत लोग आज कनेक्ट हुए हो डिस्कशन में, कुछ लोग अभी भी नहीं कनेक्ट हो, उनका रिकॉर्डिंग हुआ तो वो देख पाएंगे बाद में। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर B2 में बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई NO प्लस इज मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन इनटू इट्स एटम देन NO प्लस। अब तो B2 क्वेश्चन में क्या करना था, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 3, उन्होंने जस्ट किया है अभी NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब इसके अलावा यहाँ पे NO, अब NO का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5 2.5। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है 15, और जब टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं कन्फिग्रेशन, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा 2.5। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 3 NO प्लस का और NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखिए NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा रहेगा वहां पे। तो बॉन्ड एनर्जी हम लोग एक रिलेशन पढ़े हुए थे, और बॉन्ड एनर्जी जो आ रहा है बेसिकली वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वहां पे, कुछ नया टर्म नहीं है। इसमें जो टर्म आ रहा है बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रखा है कि मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन, तो मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन का मतलब क्या है, NO प्लस मोर स्टेबल है, और NO प्लस अगर मोर स्टेबल दैट मींस इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, मोर स्टेबल होगा टुवर्ड्स डिसोसिएशन। और अगर मोर स्टेबल इजीली डिसोसिएट नहीं होगा तो सिंपली चेक करना है कि इसका स्टेबिलिटी जो है इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसका स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर, या ऐसे सोच में यहाँ पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो पाता है, हम लोग क्लास में रिलेशन पढ़े हुए हैं। और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, और अगर इजीली डिसोसिएट नहीं हो रहा है वहां पे, वही जो मीनिंग वहां पे बोला जा रहा है मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन। ये रीजन है इसका। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब उसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहा होगा उसमें, एंड ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, दैट मींस ढाई बॉन्ड होगा N और O के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का मीनिंग ढाई बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 का मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, या सिंपली स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते थे इसको। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मेनली वहां पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर चेक करना था। क्वेश्चन नंबर B3 में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो तो क्लास में किया गया है। B3 वाला जो पार्ट है वो लास्ट में MOT के लास्ट में किए हुए थे कि कौन सा जीरेड और कौन सा अनजीरेड है वहां पे। यस सर। वो क्लास नोट से देखते हैं, वहां पे जीरेड और अनजीरेड हम लोग देखे हुए हैं, और किस बेसिस पे देखते थे वो भी देखे हुए हैं, उसका लॉजिक क्या था। वहां पे जो आ रहा है इस केस में सिग्मा सेम चार्ज जो भी उसमें वहां पे मैक्सिमम जो था वहां पे बॉन्डिंग वाला ही था जीरेड, और एक एंटी बॉन्डिंग जो लास्ट कहा जाता था 5*2px वो भी रहा है। वो सब क्या रहेगा जीरेड के कैटेगरी में। क्लास नोट से देख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं नया नहीं है। आगे इसमें C1 वाले पार्ट में देखना था यहाँ पे कि जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। अब इसका देखो डिफरेंट रीजन होता है यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, Hg। तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल के केस में पढ़े हुए थे कि ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है, इसमें जिंक, कैडमियम, इंक्रीजेस डाउनवर्ड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और ये टंगस्टन। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में क्या था, इंक्रीज कर रहा था वहां पे, और अगर इंक्रीज कर रहा है उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है इसमें यहाँ पे। तो जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन, ओके ये 3D सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हम लोग ग्रुप वाइज देख रहे थे, और उसका भी मैंने रीजन बता रखा है वहां पे कि 3D सीरीज में जिंक का सबसे कम क्यों होता है। उसमें देखोगे स्टार्टिंग करोगे वहां पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो जिंक का सबसे कम क्यों होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका जब कंपैरिजन लिखते हैं यहाँ पे आर्गन 3D10 4s2, ये फुल फील्ड आ रहा है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, इसमें मेटालिक नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग जो होगा बहुत जीरो आ जाएगा वहां पे। तो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इसमें जीरो आ जा रहा है,
क्योंकि ये फुल फील्ड है, और जब ये फुल फील्ड आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही स्टेबल आ रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे बाकी में कंपेयर करें तो सब में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है यहाँ पे। दैट मीन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 3D सीरीज में सबसे कम। आई थिंक मेरे क्लास में बताया भी है, यहाँ से क्रोमियम तक इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है यहाँ पे। क्लास नोट्स को भी देखते हैं, वहां पे डिक्रीज क्यों कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहा है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, दैट मींस उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में। C2 कुछ लोग पूछ रहे हो इसमें, तो C2 की बात करें हम लोग इसमें, among beryllium and lithium which should have higher melting point and why? उसमें क्या रीजन आ जाता है बेरिलियम का, रीजन क्या होता है वहां पे? सर साइज, बताओ। सर साइज बेरिलियम का कम है तो बेरिलियम में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। नहीं, साइज से वहां पे हम लोग नहीं चेक करना है, साइज वाला फैक्टर वहां पे नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे लिथियम, लिथियम का एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, Li+ बना सकता है, लेकिन बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। जो भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, +2 बनाएगा, और इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग बनाएगा यहाँ पे। इसमें इंपॉर्टेंट रीजन जो होगा, मेन रीजन है यहाँ पे कि बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, तो पर एटम 2 मेटालिक बॉन्डिंग बनेगा बेरिलियम के, जो भी ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। और ग्रुप 1 वाले एलिमेंट दैट मींस लिथियम, इसमें एक ही मेटालिक बॉन्डिंग बन पाएगा पर एटम। दैट मींस इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, दैट मींस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा वहां पे ज्यादा। क्लियर है वहां पे? तो C2 में इस तरीके से सोचना था, मेन रीजन ये है। साइज वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। मेनली साइज वाला फैक्टर कब देखते हैं, जब एक ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे तो +1 चार्ज +2 चार्ज, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मींस 2 मेटालिक बॉन्डिंग पर एटम, इसमें 1 मेटालिक बॉन्डिंग पर एटम, दैट मींस बेरिलियम का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मेटालिक बॉन्डिंग का, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। चलो ठीक है, और कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसमें। आगे इसमें पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, इसमें बताओ क्या डाउट है। B2, कौन सा B2? और B5, आप फिर से बताओ कौन सा है। सर C2। B5, B5, तो ठीक है। और कौन सा था C2? सर B6 का S1, S1, B6 का S1। सर वो होमो और ल्यूमा का समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के बहुत कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वहां पे। इसके अलावा A3, A5, A3, A5, C2, C3 तो ऑलरेडी आ चुका है, और इसके अलावा B5, C2, B5, C2 वो भी आ चुका है। तो ठीक है, सारा डाउट आ चुका है इसमें पार्ट 2 का। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A3, A5 से स्टार्ट करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर A3 में बोला जा रहा है वहां पे कि बॉन्ड ऑर्डर इज अ कंसेप्ट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A3 की बात कर रहे हैं सबसे पहले। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज अ कंसेप्ट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, which of the following statement is true about it? The bond order is can have negative quantity, has always an integral value, can assume any positive or integral or fraction value including 0, is a non-zero quantity. A3 का सबसे बेस स्टेटमेंट कौन सा है? कैन एज्यूम एनी पॉजिटिव भी हो सकता है, और इंटीग्रल वैल्यू भी रहेगा, और फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा इंक्लूडिंग 0। क्वेश्चन में लिखे हुए थे क्लास में कि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता था, और बॉन्ड ऑर्डर
लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होता था, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सोचना ये था कि बॉन्ड ऑर्डर जनरली नेगेटिव लिखे हुए थे, बट वो नेगेटिव जनरली आता नहीं, हम लोग जितना भी एग्जांपल किए हुए हैं कहीं भी नेगेटिव नहीं आता है वहां पे। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा वहां पे कि कैन एज्यूम एनी पॉजिटिव और इंटीग्रल और फ्रैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी हो सकता है वहां पे, कई सारे एग्जांपल में जीरो भी आया हुआ बॉन्ड ऑर्डर। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है कैन एज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीग्रल। अब ए ऑप्शन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कैन हैव ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव नहीं आता है वहां पे। हम लोग कहानी में बोल लेते हैं कि जीरो कुछ मॉलिक्यूल में रहता, बट अपने सिलेबस में ऐसा नहीं है, कुछ जनरल ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं, बट जनरली जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा नेगेटिव जब आ जाएगा, खुद से सोचो इसमें कि जीरो जब आ जाता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, और जीरो से अगर कम चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे। तो वहां पे हम लोग मेनली बोलेंगे जीरो तक तो रहेगा, बट वो जीरो से लेस नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जीरो ही आ जाने से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। तो बेस्ट आंसर क्या आता है, A3 का सी, नेगेटिव में नहीं आएगा वैल्यू वहां पे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर A5 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयन एग्जिबिटेड sp मिक्सिंग, किसमें किसमें sp मिक्सिंग होगा। अब देखो सिंपल सा रूल है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसमें लेस देन इक्वल टू 14 अगर आ रहा है, उस केस में sp मिक्सिंग हो पाता है। और sp मिक्सिंग का स्टेटमेंट क्या था वहां पे, एनर्जी ऑफ पाई टू पी ऑर्बिटल इज लेस देन सिग्मा टू पी। एनर्जी ऑफ पाई टू पी ऑर्बिटल इज लेस देन सिग्मा टू पी कब होता था, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होता था। ऐसा ही सोच लो, जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन होगा या 14 के बराबर होगा तो उसमें sp मिक्सिंग हो पाता है। इसमें जो ऑप्शन चेक करना था A5 में, B2 में भी हो पाएगा क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 ही है, C2 2 माइनस में भी हो पाएगा क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 14 या 14 से लेस के लिए होगा वो। और O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया वहां पे 15, तो इसमें नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या आता है, B2 एंड C2 2 माइनस दोनों, दैट मींस D बोथ A एंड B। क्लियर है इसमें कि पूछा था कि sp मिक्सिंग किसमें किसमें होगा, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से लेस है उसमें sp मिक्सिंग हो पाता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे कि उसमें वहां पे, हाँ विवेक बताओ कुछ पूछ रहे हो। सर एक क्वेश्चन था, अगर सर एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम का, तो उसके एडिशन उसमें मतलब माइनस चार्ज भी है, मतलब प्लस चार्ज है, और एडिशन करके ना वो 14 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, और प्लस चार्ज को काउंट किया तो 14 से छोटा हो जाता है, तो हमें sp मिक्सिंग रूल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उधर। उसमें देखो यहाँ पे ये आता है, लेकिन हम लोग क्लास में किए भी थे, देखिए N2 आ रहा था उसमें, वहां पे है N2 प्लस और N2 माइनस। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 14, N2 प्लस में कितना आ रहा है 13, और 13। N2 माइनस में कितना आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन 15। अब यहाँ पे देखना था कि N2 में कितना था 14, तो इसमें sp मिक्सिंग होगा, N2 प्लस में भी होगा, और जो N2 माइनस आ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन तो 15 हो चुका है, बट ये 15 डेराइव किससे हो रहा है, ये N2 से ही N2 माइनस बन रहा है। इसमें भी हम लोग जो रहेगा पहला वाला एनर्जी ऑर्डर था लेस देन 14 के लिए, वही एनर्जी वहां पे अप्लाई करेंगे, दैट मीन इसमें भी sp मिक्सिंग रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, वहां पे जो एनर्जी ऑर्डर रहेगा sp मिक्सिंग वाला ही रहेगा वहां पे। तो डिपेंड करता है, कोई N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, 14 से ज्यादा तो है, बट एक्चुअल में N2 माइनस बना किससे है, N2 से। तो जो N2 वाला एनर्जी ऑर्डर है वही N2 माइनस में भी फॉलो करना है वहां पे एनर्जी ऑर्डर। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 15, लेकिन ये O2 प्लस बना किससे, यहाँ पे ये O2 से बना है, और O2 में इलेक्ट्रॉन था 16, तो जो O2 वाला एनर्जी ऑर्डर है 16 वाला एनर्जी ऑर्डर उसी को फॉलो करना है O2 प्लस में भी। क्लियर है यहाँ पे है, तो उससे किससे बनना उसको देखना है वहां पे। अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम रहा जैसे CN CO, उसमें तो उसमें भी अगर आता है तो वहां पर तो फिर उसमें नॉर्मल जो कंडीशन उसी को चेक करना है। जैसे कि हम लोग बात करें इसमें, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे अभी NO प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 14, या फिर अगर NO आ जाता है वहां पे, तो NO आ गया तो इसमें टोटल कितना आ गया 15, तो इसमें फिर sp मिक्सिंग जो आ रहा था वहां पे है
उसी के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। 15 का जो एनर्जी ऑर्डर था 14 से ग्रेटर के लिए जो आ रहा था उसको फॉलो करना है वहां पे। तो अगर सिंपली O2 प्लस के लिए और N2 माइनस के लिए जो था उसको लोग फॉलो करें N2 वाला ही, और दोनों डिफरेंट एटम है तो वहां पे फिर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, देन फिर जो दूसरा वाला ऑर्डर था ग्रेटर देन 14 के लिए वो ऑर्डर फॉलो करता है। यस सर। तो ठीक है, तो A5 में हम इस तरीके से देख रहे थे कि A5 में आंसर क्या आ जाता है, डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर B2। क्वेश्चन नंबर B2 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं वहां पे कि सर पैरामैग्नेटिक। हाँ बताओ। उसमें NO माइनस दे रहे, पर NO माइनस तो डायमैग्नेटिक है। क्यों NO माइनस, क्यों डायमैग्नेटिक? चेक करते हैं उसको भी हम लोग, देख लेते हैं वहां पे। नहीं NO माइनस वहां पे नहीं देखना है, देखिए NO माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारा, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन NO माइनस के पास कितना आ रहा है, 16। नाइट्रोजन के पास 7 + 8 + 1 16, और O2 मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता था, 16। तो O2 किस नेचर का था, हम लोग क्लास में किए थे, O2 कैसा था, पैरामैग्नेटिक। और सिमिलरली NO माइनस भी क्या हो जाएगा वहां पे, पैरामैग्नेटिक। चेक करो, हम लोग क्लास में किए हुए थे O2 के लिए, और O2 का कन्फिगरेशन में लिखा हुआ था, दिखने में लग रहा है कि पेयर जैसा होगा, बट वहां पे वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जब करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सिमिलरली NO माइनस में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये भी किस नेचर का हो जाएगा वहां पे, पैरामैग्नेटिक। यस सर। जैसा O2 का सोच रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह से सोचना था वहां पे, तो हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए कन्फिगरेशन लिखना था वहां पे, देन फिर वो करेक्ट आ पाएगा वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। तो B2 में क्या आ जाता है, NO माइनस पैरामैग्नेटिक, O2 2 माइनस वो डायमैग्नेटिक आ जाता है, CN माइनस वो भी डायमैग्नेटिक, और CO वो भी डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या था उसमें, NO माइनस। हाँ सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B5। B5 में which of the following order is correct in order in respect of bond dissociation energy। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है बॉन्ड एनर्जी से। वो बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। उसमें क्लियरली वर्ड यूज कर दिया गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा दैट मींस बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और उसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा, या बॉन्ड एनर्जी, दोनों सेम टर्म है। आई थिंक आप कंपेयर कर सकते हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा N2 + N2 माइनस में कंपेयर कर लो किसका बॉन्ड ऑर्डर कम किसका ज्यादा, O2 + O3। लेकिन मैं कुछ का कंपेयर करके बताऊं भी वहां पे, N2 प्लस और N2 माइनस, और अगर इक्वल आ जाता है तो फिर क्या करोगे वहां पे। अब अगर एंटी इक्वल आ बॉन्डिंग जाता है वहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहां पे, उसको हम लोग कैसे चेक करें, स्टेबिलिटी से। देखिए N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसमें, यहाँ पे चेक करो, इसमें इसका भी 2.5, दोनों का 2.5 है। और जब दोनों का 2.5 है तो यहाँ पर भी हम लोग कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से रिलेटेड रेट करेंगे। दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा था, N2 प्लस और N2 माइनस में, चेक करो क्लास नोट्स देखो एक बार। N2 प्लस N2 N2 प्लस। प्लस मोर स्टेबल था, सही है। और N2 प्लस मोर स्टेबल क्यों आ रहा था वहां पे है, क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन था और इसमें मोर नंबर ऑफ एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन था। जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर स्टेबल रहेगा वहां पे। दैट मींस N2 प्लस मोर स्टेबल है, उसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या रहेगा वहां पे, ज्यादा। फिर O2 प्लस और O3 में चेक करते हैं, अगर बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तो फिर हम लोग उसको स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते थे कि जो मोर स्टेबल होगा वो इजीली डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा,
N2 प्लस मोर स्टेबल है, इसी का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। और बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लो, उसमें O2 प्लस और O3 में O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा उसमें वहां पे, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना आ रहा था वहां पे 2 पॉइंट, ये O2 का 2 O2 प्लस एंटी बॉन्डिंग से कम होता है, तो ये 2.5 लास्ट नोट्स में चेक कर लो तुम लोग। और O3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1.5 1.5 1.5, ये लोग क्लास नोट्स में कर रखे थे, ये क्या रहेगा 1.5। यहाँ पे O2 प्लस का ही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, दैट मींस इसी का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा रहेगा वहां पे। और NO प्लस और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 और NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो NO प्लस का ही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो जिस यहाँ पे ABC तीनों में से फर्स्ट वाले का ही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, दैट मींस और इक्वल आए तो फिर इस तरीके से सोचना था वहां पे स्टेबिलिटी से, तो आंसर क्या आता है उसका ऑल ऑफ दीज, B5 का ऑल ऑफ दीज। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे B6 में, B6 का S1 ऑप्शन, तो B6 का S1 ऑप्शन में तो बोला जा रहा है कि होमो इन F2 माइनस, F2 माइनस का मैं अगर कन्फिगरेशन लिख लो यहाँ पे, तो कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 19, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्विवेलेंट पाई 2py2, देन फिर पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py2, और एक इलेक्ट्रॉन और भी जाना है अभी यहाँ पे, तो किस में जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz1। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे S1 में द होमो ऑफ F2 माइनस, मैंने 19 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन लिख लिया। अब इसका पूछा जा रहा है कि होमो क्या होगा, तो होमो का मीनिंग है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में लास्ट में जा रहा है, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz में, इसका जो होमो आ जाएगा वो क्या रहेगा इसमें सिग्मा स्टार 2pz। तो जो S1 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है वहां पे, तो यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनका डाउट था ये इसमें चेक कर लोगे इसमें। हाँ और बताओ, ल्यूमो का क्या रहता है? इसमें लूमो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ पढ़ाए नहीं है, तो इसका लूमो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। F2 माइनस से कुछ अलग से लूमो नहीं आएगा, लूमो किसी दूसरे केस में हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं, बट इसमें लूमो नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें सिर्फ होमो ही आएगा। हाँ बताओ सर, हाईएस्ट तो पाई स्टार 2px है ना, ज्यादा उसमें है ना? नहीं ज्यादा से मतलब नहीं, मैंने यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz में, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, तो जो लास्ट में जा रहा है वही क्या होता है उसमें होमो। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ये याद रखना है उसमें। यस सर। तो उसका जो S1 स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ जाता है, बाकी को चेक कर लोगे क्या है उसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर C2 C3, और क्वेश्चन नंबर C2 में बोला जा रहा है द इनहेंस फोर्स ऑफ कोहेशन इन मेटल इज ड्यू टू। अब देखो इसमें इनहेंस फोर्स ऑफ कोहेशन का कुछ अलग से मीनिंग नहीं है उसमें, तो मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, देखिए कोई भी आयरन रॉड है तो किसी भी मेटल एटम और मेटल एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इनहेंस फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन का मतलब क्या होता है सेम एटम के बीच में कोहेसिव फोर्स, और इनहेंस फोर्स का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है वहां पे। तो किसके कारण हो पाता है कि दो मेटल एटम आपस में कनेक्टेड होता है, एक जो इनहेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहेशन होता है उसके बीच में, वो किसके कारण होता है वहां पे, तो मेन रीजन क्या है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग के कारण ही एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम से कनेक्टेड होता है वहां पे, इसका रीजन देख लो वहां पे। अब कोवैलेंट लिंकेज बिटवीन एटम्स वो नहीं रहेगा वहां पे, द इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज बिटवीन एटम्स वो भी नहीं रीजन है,
द लैक ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं आएगा। द डिलोकलाइजेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटालिक कर्नल्स, इसका ऑप्शन क्या आता है? डी। समझ भी लेते हैं ऑप्शन का मीनिंग क्या है उसमें वहां पे। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी हम लोग मेटल लें, इसमें से लिथियम था, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है? एक। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब तो कुछ जीओसी में जैसे जो कुलकर्णी गार्डन सेंटर के होता है उसमें पढ़ भी चुके हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है वहां पे? कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं? डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन का लिथियम का जो न्यूक्लियस होगा, लिथियम के न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। और लिथियम का जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम का इनसाइड का पार्ट, जो न्यूक्लियस, उसी को क्या बोलते हैं? कर्नल से एक वर्ड आता है इसमें। तो मेटालिक कर्नल्स का मतलब वहां पे ये है कि जो मेटल का केटायन है वहां पे, उसके न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है उसी को मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रखा है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटालिक कर्नल्स, तो इसी के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, तो कर्नल्स का मीनिंग होता है कि इनसाइड का पार्ट, सबसे इनसाइड का पार्ट। इस मेटल एटम का जो इनसाइड का पार्ट, दैट मीन न्यूक्लियस, उसके साथ इसका अट्रैक्शन। तो C2 का मेन रीजन क्या है उसमें? डी। मेटालिक बॉन्डिंग एक टर्म में बोले तो वो क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग। उसी को डी में एक्सप्लेन कर रखा है मेटालिक बॉन्डिंग होता है क्या है। सर लेकिन और C3 की बात करें इलेक्ट्रोवायलेंट उसमें, लिंकेज मतलब हाँ बताओ इलेक्ट्रोवायलेंट किसे? लिंकेज मतलब मेटालिक बॉन्ड रहता है ना? नहीं, वो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं हम लोग? आयनिक। बताओ कोई। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नेम है, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नेम क्या था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद करो उसमें। यस सर। हम लोग आगे बॉन्डिंग 5 में पढ़े थे, बॉन्डिंग 4 में जब सॉल्व करे तो उस टाइम नहीं पढ़े थे, बट हम लोग आयनिक बॉन्डिंग 5 में पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो रीजन नहीं है वहां पे उसका। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो क्या होता है वहां पे? मेटल नॉन मेटल, यहाँ पे सिर्फ मेटल की बात कर रहा है, दैट मीन उसमें क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग, दैट मीन डी ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर C3। क्वेश्चन नंबर C3 में, इन द फॉलोइंग मेटल्स व्हिच वन हैज द लोएस्ट प्रोबेबल इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखो इसको सिंपली गेस भी कर सकते हो कि लोएस्ट प्रोबेबल इंटर एटॉमिक फोर्स का मीनिंग क्या है इसमें? सबसे वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग किस में आ रहा होगा वहां पे? इसमें जो सबसे वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग रहता है वो क्या आ जाएगा? मरकरी। क्योंकि वैसे भी जानते हैं कॉपर, सिल्वर, जिंक वो हार्ड होता है, रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट मरकरी जो होता है, जो थर्मोमीटर में यूज करता है मरकरी, वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में आ पाता है। और रूम टेम्परेचर में अगर लिक्विड फॉर्म में है, दैट मींस उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, तभी वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर पाता है वहां पे। तो लोएस्ट प्रोबेबल इंटर एटॉमिक फोर्स जो रहेगा वहां पे, वो क्या है उस केस में? मरकरी में। या एक पॉइंट और भी याद रखोगे इसमें कि जिंक, कैडमियम, Hg, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अगर कुछ याद ध्यान हो इसमें कि जिंक, कैडमियम, Hg ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है वो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसका जो पीरियड हो, तीनों पढ़े थे इसमें, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता था, लेकिन इसमें उल्टा होता है। एक क्वेश्चन आगे आया भी है कंप्रीहेंशन में कि जिंक, कैडमियम, Hg में जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है? Hg का। अब इसका देखिए यहाँ पे जिंक, कैडमियम, Hg है, यहाँ पे जिंक और मरकरी आ रहा है यहाँ पे। तो जिंक और मरकरी में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो Hg का कम होगा। और उसका रीजन जो रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, फुल फिल्ड है सब इसमें यहाँ पे है। और जब फुल फिल्ड होता है इस केस में, तो नॉर्मली जो साइज होता था वहां पे, जबकि ग्रुप 1 में देखते थे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, उसी वाले फैक्टर से आ जाए, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट का अलग रीजन था, इसमें डी एंड एफ ब्लॉक का पुअर शील्ड इफेक्ट होने के कारण इसमें टंगस्टन में ही जेड इफेक्टिव ज्यादा होता था वहां पे, जिसके चलते इसमें मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होता था वहां पे। लेकिन जिंक, कैडमियम, Hg में ट्रांजिशन एलिमेंट सही नहीं, इसका डिफरेंट होता है,
तो साइज का क्या होता है, मतलब प्रोपोर्शनल, जैसा कि हम इसके लिए सोचे हुए थे। सेकंड फैक्टर जो था मेटालिक बॉन्डिंग का, इतना डिटेल में भी सोचना था, या अगर ऑप्शन से सिंपली चेक करना था इसमें, इसमें लोएस्ट प्रोबेबल इंटर एटॉमिक फोर्स किसमें होगा, सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होगा, तो वो क्या होता है, मरकरी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सबसे कम अट्रैक्शन उसमें आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग बाकी एक ये भी ध्यान रखना है कि जो जिंक कैडमियम Hg होता है यहाँ पे, जो बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसका, और जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर ये नहीं है तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट अपवर्ड ही इंक्रीज करता है। ये एज एक्सेप्शन ध्यान रखो, या जैसे भी ध्यान रखना है कि जिंक कैडमियम Hg का बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर आता है वहां पे। चलो इसमें एक ही क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड में मैच द कॉलम, आई थिंक सब लोगों से हो गया होगा पार्ट थर्ड इसका। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर लोग इसमें, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 10th। हाँ बताओ। 10 और 8। 10। 10 और 8, इसके अलावा 8 आ चुका है, 4 11 भी है, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 11 और कुछ चेक करो, और भी कुछ डाउट हो इसमें। तो चेक कर लेते हैं, यही डाउट है सब लोगों का, इसी में रिपीट हो रहा है 8 11 ही। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि which species can exist among the following, कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक अब हो जाना चाहिए। तुम लोग क्लास में जो सारे को कर रखे हैं B2 B2 Na2 और He2, उसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। B2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0, Na2 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा उसमें 0, और He2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 0। क्लास नोट्स में क्या किया है, जबकि B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था, और B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1, दैट मींस B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाएगा नेचर में। तो आंसर क्या आता है वहां पे ए, 4 का क्या आता है ए। क्लास नोट्स को देखते हैं वहां पे, तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, दैट मींस वो एग्जिस्ट कर पाएगा, बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर 0। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके चेक करना जब ऐसा क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में which of the following options with respect to increasing bond dissociation energy, यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, एक हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हुए थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट मींस सिंपली बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं उसको यहाँ पे। तो बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे सिंपली बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर लो सब में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आई थिंक सबसे ज्यादा वहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है तो फिर उसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 में अब कर पाओगे इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा। बाकी सबका निकालो, उसमें चेक करो फिर अगर कहीं कुछ डाउट है उसमें। तो एनओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा उसमें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एनओ का बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते 2.5, C2 का 2, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था उसमें 1.5 चेक करो उसमें बुकलेट में, और He2 प्लस का, He2 तो एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसका क्या रहेगा 0.5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहा था इसमें, NO, देन C2, देन O2 माइनस, देन He2 प्लस। तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर से करना था इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि द स्पीशीज व्हिच आर डायमैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक है वहां पे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग 1 में ही किए हुए, बस सिर्फ हिंट्स देता मैं यहाँ पे, तुम लोग खुद से कर पाओगे।
फोर्थ वाला ऑप्शन बताओ। देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में द स्पेसीज व्हिच आर डायमैग्नेटिक, चारों ऑप्शन को देखते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ पे। तो O2 माइनस तो क्या यहाँ पे है, तो O2 माइनस को चेक करना था एमओटी से। ये क्या रहेगा इसमें, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक हम लोग क्लास में किए हुए हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा O2 माइनस में, ये तो 1.5 पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस नहीं है, O2 ही से। इसमें यहाँ पे चेक करना एमओटी से कंपैरिजन लिखो, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट मींस वहां पे क्या होगा, पैरामेट्रिक आ पाएगा। है सर इसके अलावा यहाँ पे हाँ NO2 की बात करें हम लोग, तो NO2 क्या होगा, अब इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं NO2 को। अब NO2 हम लोग जानते हैं कि NO2 ClO2 और ClO3, ये सब कैसा स्पेस है, ये चारों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, कुछ याद करो, बॉन्डिंग 1 में हम लोग पढ़े हुए थे। यस सर। NO2 ClO2 और ClO3 ये चारों कैसा रहा था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, दैट मींस इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर में क्लास में ड्रॉ कर रखा है, NO NO2 ClO2 और ClO3। तो यही चार ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इसको याद रखना है तुम्हें वहां पे अलग से। और जब ये जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर क्या होगा वहां पे, है पैरामेट्रिक, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पैरामेट्रिक नेचर का आ जाएगा वहां पे। अब इसी में NO2 का जो हम स्ट्रक्चर पढ़े हुए थे कि N डबल बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था यहाँ पे, ये NO2 का स्ट्रक्चर, ये पैरामेट्रिक। बट यही जब डाइमेराइल हो जाएगा यहाँ पे, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन जब कंबाइंड हो जाएगा, ये यही क्या बन जाता है इसमें, N2O4, जो कि हम N2O4 का अलग से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं क्लास नोट्स में। N2O4 किस नेचर का हो जाएगा, अब इसके पास जो एक एक अनपेयर्ड था वो तो पेयर्ड हो गया, ये N2O4 किस नेचर का आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। तो ठीक है, तो जब भी सर और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल दिखे तो वो ध्यान रखना है कि वो सब क्या रहता है, पैरामेट्रिक नेचर का। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो? सर NO2 को या फिर ClO2 को O2 माइनस लिख सकते, और फिर नहीं नहीं, उसमें वैसे नहीं करना, वहां पे NO2 को डायरेक्टली याद रखो, वहां पे NO2 का स्ट्रक्चर याद रखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और ClO2 भी क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इस तीनों का स्ट्रक्चर वो क्लास नोट्स में लिख रखे हैं बॉन्डिंग 1 में, उसको स्ट्रक्चर से याद रखना है, वहां पे उसको ब्रेक करके नहीं सोचना है वहां पे। ओके सर। चलो ठीक है, सर इसमें एक क्वेश्चन बार नंबर 9 11 भी बता दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। 9? क्वेश्चन नंबर 9 में पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वहां पे। ए ऑप्शन में N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 प्लस, वो तो सही स्टेटमेंट है। अब ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी कैसे चेक करते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है N2 प्लस से, तो वो सही स्टेटमेंट है। बी की बात करें उसमें O2 हैज लोअर डिसोसिएशन एनर्जी देन O2 प्लस, उसको चेक करना पड़ेगा कि O2 और O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वहां पे। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 2.5। यहाँ पे O2 का ही बॉन्ड ऑर्डर कम है, और O2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, वो भी सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन की बात करें, बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2। अब N2 और N2 प्लस की अगर बात करें हम लोग, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ क्या हो, कम हो, लेकिन N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कम है, जिसका ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या इनकरेक्ट है वहां पे, क्लियर है वहां पे है, तो बॉन्ड ऑर्डर से निकालना है वहां पे। बाकी डी आंसर सी आ जाए, बाकी डी को भी चेक कर सकते हो कि बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज लेस देन इन NO, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, NO प्लस इज लेस देन, वो करेक्ट है वहां पे, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो वो लेस देन रहेगा वहां पे।
यहाँ पे जब भी हम लोग एमओटी का प्रॉपर थ्योरी क्लास में कर रखे हैं, जब भी क्वेश्चन में दिक्कत हो एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज जरूर करो, क्योंकि क्लास नोट्स तुम्हारे पास हमेशा आने वाले हैं। टीचर्स भी यहाँ पे सेंटर पे आओ तो हमेशा रहते हैं, बट फिर भी जब कुछ चैप्टर जीओसी पढ़ेंगे 12th में चले जाओगे, तो जब भी कोई क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है या जो भी पता चल रहा है कि इस टॉपिक का, देखो क्लास नोट्स को जरूर देखो। क्लास नोट्स देखने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तब तो फिर टीचर से पूछना ही है। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है which of the following is observed in metallic bond। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, उसको तो कर सकता हूं वहां पे। मेटालिक बॉन्ड में क्या वो होता भी है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस डिलोकलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वहां पे। और हम लोग एक पॉइंट ये भी पढ़े हुए थे कि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। और हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं होता है, वो कैसा बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन। तो मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, तो सी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बी नहीं होता, इसका एक ही ऑप्शन बच जाता है ये। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मोबाइल बड़े मूवेबल, मूव करने मूवेबल। वाला। बिल्कुल, मोबाइल का मतलब क्या होता है, वहां पे मूवेबल हो, और मूवेबल का मतलब क्या है, डीलोकलाइज बोल सकते हो सिंपली। तो आंसर क्या था 11 का ए। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब था मूवेबल है, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, वही क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वहां पे। आगे इसमें पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग। इसमें बताओ पार्ट 2 में, बताओ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। थर्ड का फिफ्थ। फोर्थ का बी। थर्ड का फिफ्थ, फोर्थ का बी, फोर्थ का डी और ई। सर थर्ड का 7। थर्ड का 7, फोर्थ का ई। फोर्थ का बी और ई, और कुछ डी। सर डी है, बी नहीं। सर 4 का डी है। डी भी साथ निकल था, डी भी चेक कर लेते हैं उसमें। और कुछ तो ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। आई थिंक सबका डाउट आ चुका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी कन्वर्जन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ क्या इंक्रीज होगा वहां पे। यहाँ पे क्या है, इस केस में NH3 देखोगे ध्यान से, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें NH4 प्लस, NH, H, H और H प्लस। अब हम लोग क्वेश्चन इसमें ये बताओगे, हम लोग क्लास में किए हुए हैं कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज। वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इंक्रीज करता है यहाँ पे, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, दैट मींस ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कुछ शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, उसमें इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस ये बॉन्ड लेंथ क्या हो, कुछ इसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये सेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और इसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सोचने का तरीका था, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करना था यहाँ पे। और चाहो तो फिर इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको भी कर सकते हो। NH3 था, और NH3 से 6 वाले पार्ट में वो क्या बन जा रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, तो जितने शेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए तो उतना नहीं कर पाएगा यहाँ पे। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज ही करेगा यहाँ पे।
और बाकी को ऑप्शन 7 को, तो 7 ऑप्शन लोग बैक बॉन्डिंग में किए हुए हैं कि BF3 और उससे क्या बन रहा है वहां पे BF4। यहाँ पे जो BF4 माइनस आ रहा है और ये BF3, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, तो BF बॉन्ड लेंथ ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। जबकि BF3 में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ कम और इसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, BF बॉन्ड लेंथ। दैट मींस यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है वो। क्लियर है दोनों क्वेश्चन वहां पे है? यस सर। तो ठीक है, किस तरीके से रिलेट करना है आपकी, ये बैक बॉन्डिंग का पार्ट था। अब ऐसा नहीं कि एमओटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दिक्कत जाता है कि कहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए तुम्हें पीछे का भी कंसेप्ट, बॉन्डिंग 1 का भी, बॉन्डिंग 2, 3 सबका पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है बी, डी और ई। आई थिंक बी तो आसान था, दोनों क्लास में किए हैं। डी देखते हैं, डाउट है तो बी में तो कर सकते थे। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा प्लस पाई से चेक कर लेते हैं इसमें, ये क्या आ जाएगा 4/3, तो 2 से वो कमी है वहां पे। बाकी इसमें Cl2 और Br2। अब देखो Cl2 Br2 हम ऐसे सोचना यहाँ पे कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा था, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 F2 का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाले हुए एमओटी से, तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था उसमें 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर F2 का था, F और F के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर 1। फिर उसी तरह Cl और Cl का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। और Br और Br में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा वहां पे 1 ही। इन सबका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1। उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, उसको F2 के तरह ही सोचते हैं कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 अकॉर्डिंग टू एमओटी। उसी तरह फिर Cl2 का भी 1 आ जाएगा और Br2 मॉलिक्यूल का भी क्या रहेगा 1। जैसे F2 का था उसी तरह Cl2 Br2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। वो ऐसे भी सोचते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, Cl2 Br2 का, और बाकी का तो फिर निकाल सकते हो उसमें क्या होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे पार्ट 3 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं उसको, सर 3 का बी। देख लेते हैं, पूरा ही देख लेते हैं उसमें। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ही देख लेते हैं। 7 का सी। कौन सा? 7 का सी। 7 का सी। सर 6 का ए। 6 का ए। और सर 7 का डी। 7 का डी भी। और तो ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन FO प्लस, ये ऑप्शन में, ठीक है, ये ऑप्शन में है। अब देखना कि सिंगल बॉन्ड है या जो भी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे FO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और FO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है FO प्लस के पास, फ्लोरीन के पास क्या होगा 9 + 8 17। 17 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है 16। 16 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आ जाएगा 2। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है वहां पे, वो करेक्ट नहीं है वहां पे। और बॉन्ड ऑर्डर 2 का मीनिंग क्या होता है, उस दोनों एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 का क्या मीनिंग है कि दोनों एटम के बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे इसमें। वो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा FO प्लस में, वो क्या होता है डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है इसमें FO माइनस में, FO माइनस की अगर बात करें हम यहाँ पे, FO माइनस का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें 9 + 8 17 + 1 18।
इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा तुम्हारा इसमें 1, और 1 उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे सी ऑप्शन पे आ रहे हैं, पहले लोग बी पे आते हैं अभी, तो देयर इज अ डबल बॉन्ड इन FO माइनस, ये भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग था, सी भी क्या रॉन्ग है वहां पे, क्योंकि FO माइनस में सिंगल बॉन्ड होता है। अब कंपेयर करना है बी वाले पार्ट में, बी ऑप्शन पे आता है कि द F and O are further apart in FO minus than in FO plus। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा था FO माइनस का 1। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है, FO माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। The F and O are further apart in FO minus than FO plus, तो बी ऑप्शन करेक्ट है वहां पे। फर्दर अपार्ट का मतलब क्या वहां पे है, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना, F and O का डिस्टेंस ज्यादा होना, तो फर्दर अपार्ट है FO माइनस में F और O, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो करेक्ट आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कम, दैट मींस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो सर करेक्ट रहेगा डी ऑप्शन। हाँ बताओ। सर इसमें FO प्लस है तो प्लस तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो वो ज्यादा क्लोज आ जाएगा। नहीं, वहां पे हम लोगों को देखना कि अगर वो तो क्लोज, जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब आ जा रहा है तो वहां पे फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का फैक्टर देखना ही नहीं है वहां पे। जब दोनों जगह सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी यहाँ पे, NHH और एक NH4 वाला यहाँ पे, यहाँ पे दोनों जगह सिंगल बॉन्ड, देन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चेक कर पा रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज होने से नजदीक आ जाएगा यहाँ पे, बट इसमें तो ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा यहाँ पे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं सोचना था उसमें लगता है। और इसके डी ऑप्शन की बात करें वहां पे, तो डी ऑप्शन में it would take more energy to break FO bond in FO plus than in FO minus, वो भी करेक्ट है वहां पे डी ऑप्शन भी, क्योंकि FO plus का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो यहाँ पे FO बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है। इसका आंसर क्या आता है, बी और डी। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में वैलेंस बैंड इज एम्प्टी और हाफ फिल्ड इन मेटल। नहीं, वैलेंस बैंड क्या होता है, हमेशा एम्प्टी कभी नहीं होगा, हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल फिल्ड हो सकता है। जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होगा, या तो हाफ फिल्ड होगा, जो कि मेटल के सोडियम के केस में हाफ फिल्ड, और मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, फुल फिल्ड होगा। वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता है। एम्प्टी कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये याद रखना है वहां पे कि वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, वो हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल फिल्ड होगा। एम्प्टी कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड। तो ए तो रॉन्ग है, बाकी बी कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी इन मेटल करेक्ट है, वो बाकी को चेक कर लोगे वहां पे क्या है। 7 का सी और डी ऑप्शन, तो 7 के सी और डी ऑप्शन में सर मतलब वो ऑप्शन समझ में नहीं है। चेक कर लेते हैं वहां पे 7 का सी और डी ऑप्शन क्या है। तो 7 के सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज अ मोल ऑफ मेटल से कॉपर, कॉपर को बोला जा रहा है मॉलिक्यूलर मेटल में, टू द वेपर इज लार्जर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज अ मोल ऑफ कोवलेंट सब्सटेंस से ग्रेफाइट। तो वहां पे क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है वहां पे। अब देखो इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है। वैसे तुम लोग जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं तो उसमें जो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो जो ग्रेफाइट होता है हायर टेम्परेचर पे ये डायमंड से भी ज्यादा स्टेबल बन जाता है वहां पे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ग्रेफाइट का, जैसे जैसे इसको हीट करते जाता है यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे ग्रेफाइट काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये जो कार्बन का एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सब तुम्हें पी ब्लॉक में आएगा वहां पे। जब कार्बन फैमिली पढ़ोगे वहां पे तो वहां पे ये चीज आता है, बट इतना भी ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट हायर टेम्परेचर पे काफी टफ हो जाता है, इवन डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आता है वहां पे, स्टेबल हो पाता है वहां पे। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज अ मोल ऑफ मेटल टू द वेपर स्टेट इज लार्जर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज
a mole of covalent substance. यहाँ पे जनरली जो ग्रेफाइट है तो कोवलेंट सब्सटेंस, बट हायर टेम्परेचर पे काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है वहां पे। ये चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मेटल का जो रहेगा वहां पे कम हो पाता है, जो एनर्जी होता है वहां पे वेपराइज करने का मेटल का ही ये कॉपर मेटल का कम रहता है, और ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा हो जाता है, डायमंड के जैसा हो जाता है ग्रेफाइट हायर टेम्परेचर पे। और डायमंड तो जानते हो सब लोग, काफी टफ होता है, काफी हार्ड होता है। यस जब सर। काफी हार्ड होता है तो फिर उसी तरह ग्रेफाइट भी बन जाता है वहां पे हायर टेम्परेचर। मतलब सी सर ऑप्शन वहां पे। हाँ बताओ। डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है क्या? बिल्कुल हायर टेम्परेचर पे। नॉर्मली तो ग्रेफाइट हार्डेस्ट नहीं होता है, डायमंड ज्यादा हार्ड होता है, बट हायर टेम्परेचर पे ग्रेफाइट क्या होता है, ज्यादा हार्ड हो जाता है डायमंड से। दैट मींस वहां पे एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा लगता है उसको वेपराइज करने में। और लास्ट जो पार्ट था इसका डी ऑप्शन, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक बॉन्ड आर मोबाइल, सही है। उसमें 7 का जो डी है वहां पे, कि मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है मैक्सिमम। इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मेटल का वही डीलोकलाइज होता है, वही मोबाइल रहेगा वहां पे, वो भी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे पार्ट 4 में। सर सेकंड। कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में। हाँ बताओ। सर फर्स्ट का सी और सेकंड। सेकंड। और कुछ इसमें डाउट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है, देख लेते हैं वहां पे। हाँ बताओ। 5th है सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने अभी बताया था, देख लेते हैं वहां पे। एक एक्सेप्शन जैसा है, उसको याद रखना है वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 को। सर फोर्थ में ना वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन क्या है वो बस बता दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसे आ रहा है वहां पे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट Yes. मेल्टिंग पॉइंट दोनों को हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और भी देख लेते हैं वहां पे। 6th वाला सर, 6th का डी। ओके, 6 का डी और 7th वाला। 7th का भी पूरा ही देख लेते हैं। 7th का 11th सर। 11। तो ठीक है, मुझे स्टार्ट करते हैं इसमें डिस्कशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। सर क्वेश्चन 6 नंबर का 1 बी। में 6 का बी भी चेक करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है 1 का सी, C2O2 2 minus and Li2 आर डायमैग्नेटिक। तो सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट सर का सी, O2 2 माइनस में लास्ट में π2px1 और π2py1 आ रहा है ना। नहीं, O2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 18। O2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 18, और 18 आ जाएगा इसमें, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्विवेलेंट पाई 2py2। यहाँ तक कितना जा चुका है 14, 2 इलेक्ट्रॉन ये और भी जाना है 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस पाई स्टार 2px2 इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py2। तो सब तो पेड़ आ रहा है यहाँ पे। कंफ्यूजन दोबारा चेक करो एक बार। हाँ सर मैंने वो सिग्मा 2pz स्टार पहले ले लिया। नहीं, पहले तो सिग्मा स्टार 2pz तो सबसे लास्ट में आता है, पहले ये दोनों आएगा। यस। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, तो उसमें O2 2 माइनस भी आ जाएगा और Li2 C2 सब डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो रीजन दे रखा है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा वहां पे, कि द ब्रोमीन Br2 इज कलर्ड बिकॉज ऑफ, Br2 कलर क्यों शो करता है वहां पे, उसका जो रीजन है वहां पे डी ऑप्शन होता है उसका रीजन। और डी ऑप्शन तुम्हें वहां पे याद रखना पड़ेगा अभी,
the difference in energy del E between HOMO and LUMO is such that the electronic excitation take place by absorption of light is force in visible region and bromine molecules is diamagnetic. इसका जो D आ रहा है वहां पे है, Br2 जो होता है वो तो डायमैग्नेटिक होगा। Br2 को सोचना कैसे कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, जैसा मैंने F2 के लिए बताया था, F2 Cl2 Br2, F2 क्या था डायमैग्नेटिक, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या था 18 F2 में भी, तो F2 अगर डायमैग्नेटिक है तो Cl2 Br2 भी क्या होगा डायमैग्नेटिक। अब रहा इसमें कलर क्यों शो करता है, तो कलर शो करने का जो रीजन दे रखा है कि होमो और लुमो का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वहां पे। अब मान लो कि यहाँ पे होमो और लुमो की बात करें हम लोग, इसमें ऐसा कुछ हो, इसमें यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल आ रहा है इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है इसमें, तो इसमें और होमो और लुमो की बात करें इसमें, ये क्या आ रहा है इसमें होमो, लेकिन उसका एनर्जी क्या होगा कम होगा, और ये लुमो। अब इसमें होता क्या यहाँ पे है कि मान लो कि होमो में एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, वैसे ये आगे का पार्ट है कि बॉन्डिंग में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे 12th में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कलर का अलग ही केस होता है कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर भी ध्यान रखोगे इसमें, मान लो कि होमो में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब इसको कुछ एनर्जी मिलता है किसी भी फॉर्म में, जैसे इसको एनर्जी दिया जाता है, हिट किया जाता है इसको, इसका जो इलेक्ट्रॉन था ऊपर चला आता है लुमो वाले केस में, और यही इलेक्ट्रॉन जब लुमो में आ जाता है और जब वही एनर्जी रिलीज किया जाता है वहां पे, जो एनर्जी यहाँ पे दिया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया क्योंकि इसका एनर्जी कम था, इसका एनर्जी ज्यादा है, तो इससे इसमें कब आएगा जब इसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा बाहर से, और जब इसको एनर्जी अलग से दिया जाता है, यही इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, और जब वही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी दिया जा रहा था उस एनर्जी को हटा लिया जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आता है वहां पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होता है इसका विजिबल रीजन होता है वहां पर। ऐसा कुछ पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अलग अलग रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड, तो जो विजुअल रीजन होता है वो विजुअल रीजन में कलर शो कर पाता है। जब यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होने के बाद नीचे आता है तो विजुअल रीजन में कुछ कलर शो करता है वहां पे, और वो होमो और लुमो का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी के कारण होता है वहां पे। तो अभी तो इसका जो डी है वहां पे उसको याद रखना है कि होमो और लुमो का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जैसे ऊपर जाता है वहां पे, और जब एनर्जी हटा लिया जाता है वहां पे, वही डी एक्साइट होकर के नीचे आता है, और जब डी एक्साइट होकर के नीचे आ रहा होता है वहीं पे जो विजुअल रीजन होता है उसमें विजुअल रीजन में इसका कलर दिख पाता है वहां पे। और बाकी ये पॉइंट अलग ही है वहां पे, वो चीजें तुम्हारा डिटेल में क्वाड्रेंट कंपाउंड में आएगा, उसको फिर वहां पे समझना है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आप दो कंप्रेंशन टू में क्लियरली लिख रखा है वहां पे, इन द molten metal the metallic bond is still present although the order structure of रीड करना था एक बार वहां पे, that means boiling point is actually a better guide to the strength of metallic bond than melting point. On melting point the bond is loosened not broken. अब देखो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्डिंग पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है पोटासियम, कैल्शियम और स्कैंडियम। पोटासियम ग्रुप 1 का मेटल है, इसमें जो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड बने वो कितना बनेगा 1, इसमें नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड कितना बनता है 2, और स्कैंडियम में कितना बन जाएगा 2 नहीं 3, स्कैंडियम में 3। कैसे सोचना है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ये क्या आ जाएगा 4s2 3d1। यहाँ पे ये जो आर्गन तक इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं जाएगा, बट ये 4s2 और ये 3d1 ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है इसका, और जब तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, 4s का स्लाइटली कम रहता है, 3d का ज्यादा रहेगा, बट जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम ही रहता है यहाँ पे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। और जब वो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड पर एटम क्या हो सकता है, उसका 3 हो सकता है। दैट मींस इसका नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा होगा।
तो चेक कर लो ऑप्शन वहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जेड एंड सी डी एच जी, जो मैंने अभी याद रखने के लिए बताया था तुम्हें कि जेड एंड सी डी एच जी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। और जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इसका जो बिहेवियर होता है, जो अल्कली मेटल्स होता है, उसी की तरह चेक करता है वहां पे। क्योंकि इसमें फिर अब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो डी एंड एफ ऑर्बिटल का होता है, पुअर स्प्लिटिंग वो काम नहीं करता यहाँ पे। तो जिंक कैडमियम एच जी का सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा जिंक का ही रहेगा, देन कैडमियम देन एच जी। एच जी का तो सबसे कम, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है एच जी का कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है एच जी मरकरी। इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर रहेगा वहां पे। एच जी का ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम और जेड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका बाकी जो सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स था उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं एक्चुअल में, फुल फील्ड की तरह आ रहा है यहाँ पे है। इसका तुम्हें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि जेडन का सबसे सर ज्यादा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट से देखते थे तो Hg का ज्यादा आ रहा है। नहीं, यहाँ पे जो चेक करना है इस केस में जो ऑप्शन दे रखा है वहां पे इन जनरल तो लोग उससे चेक करते हैं वहां पे। बट जेड एंड सी डी एच जी का यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप का आ रहा है यहाँ पे, और जब एक ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पे इस केस में, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है कुछ अमाउंट में यहाँ पे है, तो जो जेड एंड सी डी एच जी है वो यहाँ पे लिख रखा है कंप्रीहेंशन में। इसमें जो रहेगा इस केस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, आई थिंक इसका आंसर भी ये होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे जो कंप्रीहेंशन लिखा जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है वहां पे। और अगर वो उस पर डिपेंड कर रहा है तो जेडन सी डी एच जी, तो जेडन में स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग हो पाएगा स्मॉलर साइज होने के चलते, और स्मॉलर साइज होने के चलते इसमें अगर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग हो रहा है इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। एक ये डिफरेंट केस है, मैंने बताया था कि एक्सेप्शन इसको याद रखना है कि जेडन सी डी एच जी का मेल्टिंग पॉइंट भी जेडन का ज्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सर क्योंकि मेल्टिंग यहाँ पे पॉइंट भी स्मॉल मेटालिक साइज बॉन्डिंग की वजह काम से कर रहा है, ज्यादा यहाँ है पे क्या? मोलिकुलर वेट से नहीं देखना है। जहाँ पे मेटालिक बॉन्ड भी काम ना करे तो फिर मोलिकुलर वेट से चेक करते हैं वहां पे लोग, स्पेशली वो सब नॉन उसमें आ जाता है वहां पे, जो कि नॉन मेटल उसमें चेक करता है वहां पे। इसमें तो मेटालिक बॉन्डिंग का फैक्टर ही डोमिनेंट रहेगा वहां पे। आगे इसमें सर क्वेश्चन नंबर 6 का बी और डी। क्वेश्चन नंबर सर 6 में, हाँ बताओ। Zn का मेल्टिंग पॉइंट स्मॉल साइज की वजह से ज्यादा है ना? बिल्कुल स्मॉल साइज की वजह से ज्यादा वहां पे। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, स्मॉल साइज की वजह से ही बोल सकते हो, क्योंकि स्मॉल साइज तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, ज्यादा होता है वहां पे। ओके सर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का बी और डी। तो बी वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 के बी ऑप्शन में एमजी मेटल शुड हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। सही आ रहा है 6 का बी स्टेटमेंट। मैंने क्लास में बताया हुआ था कि सोडियम में क्या होता है, आर्गन ये नियोन 3s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका जो लोग बैलेंस बैंड ड्रॉ कर रहे थे उसमें सिर्फ बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एबीएमओ बैकेंड था सोडियम के केस में। लेकिन जब एमजी का केस होगा वहां पे, तो एमजी के केस में क्या होगा, उस केस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, जब इसका मॉलिक्यूल बनेगा इसके बॉन्डिंग में भी जाएगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में भी जाएगा। जो मैंने एनर्जी बैंड ड्रॉ किया हुआ था सोडियम मेटल के केस में, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो सब इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था, बीएमओ में। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ में भी जाएगा जब मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर एबीएमओ में भी जाएगा वहां पे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसमें एबीएमओ और बीएमओ दोनों में जाएगा। दैट मींस इसका जो बैलेंस बैंड होगा वो क्या रहेगा, फुल फील्ड। इसका जो बैलेंस बैंड होता है वो क्या रहेगा, फुल फील्ड। और रीजन समझना वहां पे
कि 3s2 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते फुल फिल्ड हो पाता है। सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वैलेंस बैंड होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जो कि क्लास में ड्रॉ भी कर रखे हैं। तो बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है वहां पे, इनकरेक्ट की बात करें वहां पे द एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच एटॉमिक एनर्जी लेवल ऑफ एन एलिमेंट बिहेविंग लाइक अ सेमीकंडक्टर इज इन्फिनिटली स्मॉल। अब जो इसमें सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है वहां पे, सिंपली इसको एनर्जी स्प्रेड तो मतलब एनर्जी गैप से सोच सकते हो कि जब सेमीकंडक्टर का केस होता है तो उसमें वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा होता है, वो थोड़ा ओवरलैपिंग नहीं करता इस केस में, लेकिन वो ऐसा कुछ देखे हुए थे यस सर। उसमें उसमें एनर्जी गैप मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट इसमें इनफिनिटली स्मॉल का मतलब क्या था वो कि बहुत ही कम हो गया, दैट मीन ओवरलैप एक तरह का कर रहा है वहां पे, इसमें कुछ ना कुछ गैप रहता है यहाँ पे है, जिसको हम लोग इनफिनिटली स्मॉल नहीं बोल सकते वहां पे है। ऐसा एक क्वेश्चन देखोगे इसमें एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे ही है 89 पे ही क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड स्टेटमेंट वो भी फॉल्स है वहां पे। जो क्वेश्चन नंबर 6 का डी स्टेटमेंट है, ऐसा एक स्टेटमेंट एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट 2 वो भी फॉल्स है वहां पे। द एनर्जी स्प्रेड ऑफ इस जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इनफिनिटली स्मॉल, तो इनफिनिटली स्मॉल नहीं होता है वहां पे। तो सर 6 का 1 डी is भी 2 ना, रॉन्ग है। हाँ बताओ। पहला ट्रू है ना? हाँ पहला ट्रू है, 7 का पहला ट्रू है कि बैंड गैप इज जर्मेनियम इज स्मॉल, स्मॉल तो होता है क्योंकि जर्मेनियम क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब एक मेटलॉइड्स होता है। तो मेटलॉइड जो रहता है वो सब सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर तो उसमें क्या रहता है, बैंड गैप क्या होगा, स्मॉल होगा। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या इनकरेक्ट है वहां पे। तो 6 का डी ऑप्शन में क्या होता है, इनकरेक्ट है वहां पे। वो स्मॉल अगर होता तो फिर करेक्ट आ जाता वहां पे। और बाकी इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 7 में ऑल मेटल रिटर्न बिलो हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड रहेगा वहां पे। गोल्ड का वैसे भी जानता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई रहेगा। मरकरी का भी कम होता है। और जब पढ़ोगे बोरन फैमिली तो वहां पर एक एक एलिमेंट का बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो जो गैलियम होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, मरकरी के जैसा ही गैलियम, हाथ इसको भी में अभी से मेल्ट हो ध्यान रख जाता है। सकते हो। बिल्कुल। और सीजियम भी क्या रहेगा, सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम ही रहेगा, क्योंकि अगर अपने ग्रुप में देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम का जो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो सबसे कम होगा। तो सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, कम ही रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा वहां पे, गोल्ड का। बोला जा रहा है कि ऑल मेटल रिटर्न बिलो हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट, तो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, बाकी का कम ही रहता है। इसको याद रखना उसी तरीके है कि गैलियम भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी भी, और सीजियम का तो कम होता ही है मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 में मैच नहीं कर रहा है क्या उसमें, बताओ। बाकी तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या उसमें। ये सब ठीक बी है, एक बार देख ऑप्शन आ लेते रहा हैं था। क्योंकि बाकी उसमें कुछ नयापन तो नहीं है उसमें, वहां पे सब क्लास में किए हुए बार चेक कर लेते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में विच इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें मेनली थ्री दे रखा है, हम लोग 3 को चेक कर लेंगे वहां पे। 3 में क्या आ रहा है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1, और ये किस नेचर का आ जाएगा वहां पे है, तो 3 का वो मैच कराया जा रहा है 2 से, तो वो तो नहीं आ पाएगा। डायमैग्नेटिक मैचिंग। 3 को 3 से मैच कराया जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1, और उसका फिर क्यू दिया गया है। एसपी मिक्सिंग अगर तो 3 और 3 और फिर क्यू, एसपी मिक्सिंग नहीं होता, F2 में एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। तो ए यस सर, और बी दोनों करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है, ए एंड बी दोनों इनकरेक्ट होगा। हाँ बताओ। एसपी मिक्सिंग में गलती हो गई थी सर, समझा। ओके तो ठीक है, बाकी चेक करो उसमें।
कॉलम 3 का एस में बोला जा रहा है वहां पे कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होमो इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसका एस का मतलब है वहां पे कि जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होमो हो वो कौन सा आ रहा हो, उसमें बॉन्डिंग वाला आ रहा हो। तो होमो जो होगा वो बॉन्डिंग वाला हो, दैट मीन्स वो सिग्मा 2s आ रहा हो या फिर सिग्मा 2p जेड आ रहा हो, उसमें स्टार वाला नहीं हो उसमें। तो होमो जो वो क्या हो, बॉन्डिंग वाला हो, एंटी बॉन्डिंग नहीं हो उसमें, वहां पे बिना स्टार वाला कोई होमो आ रहा हो वहां पे, तो फिर एस मैच कर पाएगा उससे। क्लियर है वहां पे? एस को इस तरीके से सोचना था। यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे एक्सरसाइज 3 टाइम हो रखा है, बट ठीक है घर पे बैठे हो, कहीं कुछ जाना नहीं है इसमें, तो 15-20 मिनट देख लो, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग कम से कम बॉन्डिंग 4 तो कंप्लीट करें। यस सर। कुछ लोगों को भूख लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लोगे, इसमें 10 मिनट के बाद भी खाना खा सकते हो। देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। बताओ पार्ट 1 में क्या क्या डाउट है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 और 12। 6th क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 6 और 10th 10 और 6 का ए देख लेते हैं, 6 पूरा ही देख लेते हैं। और कुछ डाउट हो इसमें? तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो 6 की बात करें हम लोग इसमें बोला जा रहा है कि द पैरामेट्रिक कंपाउंड, पैरामेट्रिक कौन कौन सा है इसमें चेक करने का तरीका है कि Na2O2। तो Na2 सोडियम क्या है, मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। इसको इस तरीके से सोचना था वहां पे ब्रेक करके। और एक क्वेश्चन जो पीछे भी आ रहा था, जो कि इसमें पूछ भी रहे थे यहाँ पे नील की सर, इसको ब्रेक करके सोच सकते हैं क्या। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके नहीं सोचना था, इसको आउट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से सोचना था वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल आ गया, जिसको यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करके सोचना है कि Na+ और ये क्या होगा, O2 यहाँ पे O2 का चेक करना कि बिहेवियर क्या होगा, तो ये डायमेटिक आ जाएगा। फिर O3 भी क्या होता है उसमें, डायमेटिक। सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं वहां पे। N2O का कैसे N2O, सोचे सर? हाँ बताओ। N2O का कैसे सोचे, बस वही। N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। N2O हमने स्ट्रक्चर क्लास में ड्रॉ कर रखा है। N ट्रिपल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में होता है सब क्या होता है, पेयर्ड होता है वहां पे, कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है वो। दैट मींस ये भी क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। तो जो भी ओके कोवैलेंट सर। कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सोचना है। तो बच गया इसमें KO2। तो KO2 में क्या रहेगा, K+ मेटल और नॉन मेटल, तो K+ O2- और O2- क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। दैट मींस ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है वहां पे? अब इस तरीके से सोचना है उसको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो कुछ पार्ट है उसको छोड़ दो अभी वहां पे। देखिए पैरामेट्रिक वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 चेक कर सकते हो, और मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल वो चेक कर सकते हो वहां पे। इसका जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो जब P ब्लॉक पढ़ोगे नाइट्रोजन का, बाकी जो P ब्लॉक है बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, तो वहां पे कर पाओगे। तो अंडर को ऑक्सीडेशन और अंडर को रिडक्शन, वो जो पार्ट है उसमें ऑप्शन उसको छोड़ देना है अभी वहां पे। बाकी P, S और T को मैच करा सकते हो वहां पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है वहां पे कि assuming that Hund's rule is violated, the bond order of and magnetic nature of diatomic molecule B2। ऐसा क्वेश्चन वो क्लास में किए होंगे।
देखो नहीं किए तो देख लोगे, लेकिन मुझे ध्यान है कैसा क्वेश्चन क्लास में किए हुए थे। अब देखने किसमें कि हुंड रूल को वायलेट करना है यहाँ पे, तो B2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नॉर्मली 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2p/z। नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 ही है, 14 से कम है, और 14 से कम है यहाँ पे, दैट मीन्स पहले pi to 5 2p में p pi to py। 5 2py। तो जो B2 का नेचर होता था जनरली वो क्या होता था, पैरामेट्रिक नेचर का, बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है, और पैरामेट्रिक नेचर का क्यों होता था B2, क्योंकि उसमें हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन जाता था, देन वो पैरामेट्रिक होता था वहां पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हुंस रूल को फॉलो ना करे, क्वेश्चन रीड करो वहां पे, कि हुंस रूल इज वायलेटेड, हुंस रूल का वायलेशन हो जाए वहां पे, देन फिर क्या होगा वहां पे, तो हुंस रूल का वायलेशन का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके जा रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी एक ही में दोनों चला जाएगा वहां पे, और किसी एक ही में अगर दोनों चला गया, अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। जब हुंस रूल को वायलेट कर देगा ये, उसका जो नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1। बॉन्ड ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैग्नेटिक नेचर डिफरेंट हो जाता है वहां पे। ये आंसर क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायमैग्नेटिक वाला। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, कैसे करना था उसको, सर एक बार फिर से बताइए। मीनिंग इसका ये है कि जब हुंस रूल को फॉलो किया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता था, इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता है। स्टेटमेंट क्या था हुंस रूल का, अगर एनर्जी सेम है ऑर्बिटल्स का, तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, ये हुंस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि हुंस रूल को फॉलो ना करे, वो वायलेट हो जाए हुंस रूल। हुंस रूल वायलेट होने का मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके जा रहा था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट में चला जाएगा, और किसी एक ही ऑर्बिट में अगर चला जा रहा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वो किस नेचर का होगा, डायमेट्रिक, क्योंकि अभी ये पेयर्ड हो जा रहा है वहां पे, अनपेयर्ड नहीं है वहां पे। समझा सर। और इसका जो एक ऑप्शन 9th का जो एक ऑप्शन था वहां पे टी वाला, मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, इनका डॉट एंड एन का ये टी वाला, कि मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, दैट मींस एसपी मिक्सिंग। और एसपी मिक्सिंग कब होता है, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होता है, तो वहां पे एसपी मिक्सिंग होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे है। क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोग क्लासरूम में कर रखे हैं, उसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग एमओटी का ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे, उसमें वो चीज हम लोग कर रखे हैं वहां पे, कि जो डार्क किया गया दैट मींस वो सेम साइन का है, या जो डार्क नहीं किया गया है वो भी क्या, अगर दोनों वो अप्रोच कर रहा है सेम साइन का रहेगा। और एक डार्क किया हुआ है और एक बिना डार्क किया गया ऑर्बिटल है उसमें, दैट मींस वो क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो सेम साइन का ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहा है तो बॉन्डिंग, अपोजिट साइन का ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहा है तो एंटी बॉन्डिंग। और अगर एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वहां पे तो सिग्मा बॉन्ड, और दो दो लोग अगर ओवरलैप कर रहा है साइड वाइज अगर हो रहा है इस टाइप से, वहां पे इस टाइप का भी अगर आ रहा है उसमें वहां पे है, ये क्या होगा, साइड वाइज होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर इस टाइप से हो रहा है कहीं पे, ये क्या बनेगा उसमें, सिग्मा बॉन्ड। बाकी ये दिखा दो यहाँ पे रहे, यहाँ पे तो एक एक लोग ओवरलैप कराती है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड। सेम साइन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बॉन्डिंग, अपोजिट साइन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एंटी बॉन्डिंग। बाकी चेक कर लेते हैं उसमें, वहां पे है डबल डम्बेल है तो डी ऑर्बिटल है, डम्बेल है तो पी ऑर्बिटल होगा। बाकी वो क्लास में कर रखे वो क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, इसमें पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में पहले ऑनलाइन वाले में बात करें हम लोग, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 ऑनलाइन, 9th क्वेश्चन नंबर 9 और 9th का 4th सॉरी 9th का 4th, और बाकी क्वेश्चन नंबर 13, 9 का 4,
देखते हैं वहां पे, वो भी फिर चेक करते हैं वहां पे हम लोग। और कोई डाउट ऑनलाइन वाले में? तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग फोर्थ की बात कर ले। वहां पे तो उसमें बोला जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमेटिक बिहेवियर। डायमेटिक बिहेवियर का कौन सा रहेगा वहां पे? अब इसमें देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है उस केस में, वहां पे डायमेटिक नेचर का, और स्टार भी लगा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो C2 भी क्या होता है तुम्हारा, डायमेटिक होता है। 9 की हम लोग बात करें तो 9 में जो रहा था वहां पे C2, वो भी क्या होता है उसमें, डायमेग्नेटिक। N2 डायमेग्नेटिक, O2 क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और O2 का अगर पैरामैग्नेटिक आ रहा है, उसी तरीके से H2 को भी सोचते हैं। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे का एलिमेंट है सल्फर, तो O2 अगर पैरामैग्नेटिक आ रहा है तो H2 जो होगा वो भी पैरामैग्नेटिक रहेगा यहाँ पे। ये दोनों क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि H2 के लिए हम MOT से नहीं ड्रॉ कर सकते वहां पे। बट सोचने के अगर O2 पैरामैग्नेटिक है, उसी के जस्ट नीचे का एलिमेंट है सल्फर, वो भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। इसका जो आंसर आ रहा होगा डायमैग्नेटिक में, C2 और N2 दोनों क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यस सर। क्लियर है? H2 को अलग से ड्रॉ नहीं करना है, O2 की तरह ही सोचना था। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है वहां पे, वो चेक करने की बात कर रहे हैं वहां पे। H22 अकॉर्डिंग टू माइनस। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मतलब स्टेबल नहीं है वो, बस एक इंग्लिश का वर्ड है कि वायबल मींस स्टेबल। तो स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा नहीं होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका आ जा रहा है वहां पे, H22 माइनस का। H22 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 दैट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट स्टेबल। तो वायबल को क्या, स्टेबल। आगे इसमें सर 4। देख लेते हैं वहां पे ऑनलाइन वाले में। पहला भी ऑनलाइन था, दूसरा भी ऑनलाइन है, देख लेते हैं ऑफलाइन होना चाहिए था जो भी है उसमें। लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है सेकंड ऑनलाइन वाले में है, उसमें बताओ 1 to 12 क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, उसमें थर्ड भी उसी टाइप से करना था। और कोई डाउट उसमें? 6 और तो ठीक है, सब लोगों का इतने डाउट है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा? तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि NO, ये चारों जहां कहीं भी दिख गया तुम्हें NO, MOT से इसका निकाल सकते हो, बाकी ये भी आउटर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, NO2 ClO2 और ClO3। ये कैसा मॉलिक्यूल आ जाएगा तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। बाकी NO को MOT के अकॉर्डिंग लिख करके भी चेक कर सकते हो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द असर्शन इन रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन में बोला जा रहा है कि इन द बॉन्डिंग molecule orbital MO of H2 electron density is increased between the nuclei। in the bonding molecule orbital MO of H2 electron density is increased between the nuclei। सही स्टेटमेंट है। देखता हूं उसका मीनिंग क्या, मैं समझाता हूं उसमें। रीजन की बात करें, द बॉन्डिंग MO of is psi A plus psi B which show destructive interference of the combining electron waves। रीजन रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, रीजन वहां पे है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो भी बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल होता था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी BMO होता था बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल, इसमें वो चेक करेंगे कि सिग्मा 1s, ये 1s था, ये क्या बनता था, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s का जो स्ट्रक्चर होता था, ये शेप आता था कुछ इस तरीके का आ रहा था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है सिग्मा 1s में, बॉन्डिंग वाले में,
वो कहाँ पे रहेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, एक ये सेंटर और ये सेंटर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वहां पे। जबकि अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें हम लोग, सॉरी ये प्लस सिंबल होता है, दोनों प्लस है देन बॉन्डिंग बनता है यहाँ पे। अब एक इसमें माइनस ले लेते हैं, अगर यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग का हम लोग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े हुए थे वो किस तरीके से आ रहा था वहां पे, है ये कुछ ऐसा आ रहा था यहाँ पे, और ये ओवरलैप करता ही नहीं था वहां पे, और इसके बीच में एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाता था वहां पे। तो जब बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग वाले एमओ बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच ही रहता है वहां पे, जब ओवरलैपिंग करता है वहां पे। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में तो क्या आ जाएगा वहां पे, नोडल प्लेन आ जाता है वहां पे, एक न्यूक्लियस इधर है एक न्यूक्लियस इधर है, तो दोनों के बीच में नोडल प्लेन आ जाता है एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है यहाँ पे, है इसका जो एसर्शन था वो करेक्ट है। यस सर। H2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा उसमें बीएमओ, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ H2 में क्या आता है वहां पे, सिग्मा 1 H2, दो ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये सब किस में रहेगा, बिटवीन द न्यूक्लियाई। और जो रीजन है उसका, जब हम लोग क्लास में पढ़े थे साई ए प्लस साई बी, तो क्या बनता था, बीएमओ कंस्ट्रक्टिव बनेगा। ये बॉन्डिंग जो होता था वो कंस्ट्रक्टिव होता था, साई ए माइनस साई बी था वो क्या बनता था, एबीएमओ। क्लास नोट्स देखना वहां पे, जो साई ए माइनस साई बी वो क्या होता था, डिस्ट्रक्टिव होगा, वो एबीएमओ बनता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। इस तरीके से सोचना था उसको। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग वहां पे, which of the following best describe the diagram below of a molecular orbital। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो खुद से कर सकते थे, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, एक प्लस माइनस, और इसमें क्या आ रहा है, इसके इसमें यहाँ पे माइनस प्लस। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग बस जस्ट एडजेंट में लाया है, बट यहाँ पे अपोजिट साइन का ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा है। तो जब अपोजिट साइन का ऑर्बिटल अप्रोच करे तो कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। सेम साइन का ऑर्बिटल अगर अप्रोच करता तो बॉन्डिंग, अपोजिट साइन का ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई, पाई। लेटरल ओवरलैपिंग है, दैट मींस पाई बॉन्ड। आंसर क्या आता है उसका, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, डी फोर्थ ऑप्शन आ जाता है। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, अभी बॉन्डिंग 4 ही आया डिस्कस हो पाया है। तो ठीक है, बॉन्डिंग 5 को भी हम लोग नेक्स्ट वीक में कभी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे वहां पे। और ये सब बॉन्डिंग 5 जो जिनका बोर्ड का भी एग्जाम है, केमिकल बॉन्डिंग 11th का पार्ट है, इससे भी जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे। अगर बॉन्डिंग कर रहे हो, जिन लोगों का टेस्ट भी है 11th का, इनका एग्जाम भी है, तो उनके लिए भी एक तरह का ये प्रिपरेशन हो रहा है वहां पे, कुछ अलग से नहीं है इसमें। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। बाकी किसी नेक्स्ट वीक में कभी मैं इसी तरह रखता हूँ सेशन बॉन्डिंग 5 के लिए भी। यस सर, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर।